नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ फिर से चुनावी काल में नेताओं की फिसलती जुबान और चुनाव जीतने के लिए इन केन प्रकारण अपनाई गई सभी हथकंडों को लेकर। हालांकि चुनाव आयोग ने एक चुनाव में खर्च करने की और किस तरह से आप चुनाव का हैंडल करें, इसको लेकर एक आचार संहिता बना रखी है, जिसको कि आप सभी लोग पालन करते हैं। सभी राजनीतिक दल इसका पालन करते हैं और एक ऐसी गाइडलाइन है जिससे कि किसी के साथ अन्याय न हो और वो न चुनावी दौरान मतदाताओं को प्रभावित कर सके। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ऐसा आचरण करते हैं कि चुनाव काल के दौरान ही उनको पूरी घोषणाएं करनी है, जो भी रियायत देनी है वो भी इसी समय देनी है। तो क्यों ना प्रधानमंत्री की इस घोषणाओं का आज विश्लेषण कर लिया जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ना के बराबर रही थी, तब भी सरकार ने आम जनता को कोई लाभ देने की कोशिश नहीं की। इसी प्रकार सबसे महंगी गैस, विश्व में सबसे ज़्यादा महंगी गैस भारत के लोग खरीदते रहे, चाहे वो गरीब रहे हों या उच्च वर्ग के लोग रहे हों। लेकिन जैसे ही चुनाव काल आया, राजस्थान सरकार ने 500 रुपये का सिलेंडर किया। उसकी होड़ में अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात करी। उस समय जब सिलेंडर के दाम 1100 रुपये तक बढ़ गए थे, तब भी लोगों ने मांग की थी कि उज्ज्वला के तहत आपने जो सिलेंडर बांटे हैं, महंगाई के कारण वो गरीब भाई बहन उज्ज्वला सिलेंडरों की रिफ़िल नहीं करा पाते, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रही। अब जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि गैस का मुद्दा एक ऐसा कारक बन सकता है जो चुनावी काल में नुकसान फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो झट से भारतीय जनता पार्टी ने गैस के दामों में कमी की। कल उन्होंने, जबकि 17 नवंबर को इलेक्शन है, कल ही चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कल ही 8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त उनके खातों में दे दी गई। हालांकि ये योजना पहले से जारी है, लेकिन ये एक राजनीतिक समझ रही है और एक शर्म का विषय रहा है कि चुनावी काल में सरकार को चुनाव आयोग ऐसी किसी नीतिगत घोषणा या धन देने से रोके जिसके कारण मतदाता प्रभावित होते। लेकिन प्रधानमंत्री, उन्होंने 8 करोड़ किसानों को सम्मान निधि का ट्रांसफ़र किया। 60 करोड़ रुपए की अन्न राशि भी लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि ये योजनाएं जो पहले से जारी थी, इसलिए इन योजनाओं में धन को ट्रांसफ़र करने में कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।
लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि आपने इस धन को किसान सम्मान निधि की अंतिम अवधि अक्टूबर में थी तो आपने अक्टूबर में से ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया? आखिर आपने इस समय ही क्यों चुना जबकि 2 दिन पहले आपको सरकार बनानी है? छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वो झारखंड में जाके 24,000 करोड़ों की विकास योजनाओं का खाका खींचेंगे। तो आखिर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के चुनावी राज्य में इस बात की घोषणा क्यों की? ये ठीक बात है कि अपने देश में किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन क्या केंद्रीय सत्ता इन घोषणाओं के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित तो नहीं कर रही? हालांकि ये देखना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार की घोषणाओं पर या आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग चुपचाप रह जाता है, उससे ऐसा नहीं महसूस होता है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल पर कोई अंकुश लगाने में कामयाब होगा। विपक्ष के लोग हैं, उनके पास आखिर क्या होता है? आखिर चुनावी काल में ही ऐसी घोषणाएं क्यों की जाती हैं जिससे कि लोगों को परेशानी हो और मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके? निश्चित तौर पर ये देखना चुनाव आयोग का काम है कि वो इस बात को देखे और सचेत करे। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग 2014 के बाद पंगु हुआ है, तो उससे ऐसा नहीं लगता कि जरा भी वो सत्ताधारी दल पर कोई अंकुश लगा पाएगा या प्रधानमंत्री पर उसको कोई तरह की लगाम लग पाएगी। जिस तरह से कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सरकार करना चाह रही थी, इस पर माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि मुझे ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो कि देश के सबसे ताकतवर पद प्रधानमंत्री से भी सवाल जवाब कर सके। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुमत के दल पर सत्ता के हनक में सरकार ने जो अभी तक व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति या आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का दखल था, उसको भी धीरे धीरे करके साइडलाइन करने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। तो आप ये तय मानिए कि सत्ता क्या चाहती है, उसी पर सब ये जब निर्भर होने वाला है, तो मेरे ख्याल से न चुनाव आयोग की ज़रूरत है, न ही कोई ऐसी संवैधानिक संस्था की ज़रूरत। क्योंकि आप लोगों ने देखा किस तरह दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट की विशद खंडपीठ की निर्णय को भी सरकार ने बहुमत के दल पर पलट दिया। अब तो इसी तरह अगर संवैधानिक संस्थाओं का दोहन जारी रहा, निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि देश के लोकतंत्र को बचाने वाला कोई नहीं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।